नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलके राजस्थान आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे। इससे पहले इससे रिलेटेड 3 वीडियो इससे आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड आए थे। पहले वीडियो में अपन ने राजस्थान आर्थिक समीक्षा के बाहरी परिदृश्य को देखा था। दूसरे वीडियो में अपन ने कृषि और उससे संबंध क्षेत्र से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको देखा था। तीसरा वीडियो उन दोनों वीडियोज के ऊपर, उन दोनों चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस को लेके आए थे अपन, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के बेसिस पे इस आर्थिक समीक्षा के सभी क्वेश्चन अपन ने बनाए थे और आपने उस सभी सेगमेंट को बहुत पसंद भी किया था और बहुत सही आंसर भी दिए थे। आगे अपन इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आर्थिक समीक्षा के जो टोटल 11 चैप्टर हैं उनमें से तीसरा चैप्टर के ऊपर आज वीडियो लेके आए जो राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज से रिलेटेड है। ऐसे ही अपन पूरे 11 चैप्टर के ऊपर एक एक वीडियो लेके आएंगे और हर 2 वीडियो के बाद एक वीडियो उन दोनों चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस का होएगा जो प्रीवियस ईयर में उनसे रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन आए उसी टाइप के क्वेश्चनों को बेसिस पे रहेगा। तो आज का जो वीडियो है वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज चैप्टर 3 आर्थिक समीक्षा राजस्थान से रिलेटेड है। आओ अपन अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है अपने लिए। राजस्थान में पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर कंट्रोल करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए एक परिषद बनाई गई जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका परिषद, जिसको अपन सभी लोग राजीविका के नाम से जानते हैं। राजीविका एक स्वायत्तकारी संस्था है। स्वायत्तकारी संस्था क्या होती है? जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट होती है। इसका जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, पंजीकरण किया गया है, वो सोसाइटी अधिनियम 1958 के तहत किया गया है। ये देख लो आप कितनी पावरफुल परिषद होती होगी कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के अंडर में डायरेक्ट ये अधिनियम आती है और इसका काम क्या है? इसका काम भारत सरकार की जो योजना राजस्थान में चल रही है ग्रामीण विकास से रिलेटेड उनका क्रियान्वयन करना, साथ ही में राजस्थान की बहुत सी योजना है उनका क्रियान्वयन करती है। उसके अलावा बहुत से छोटे छोटे काम करती है, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ये एक स्वायत्तकारी संस्था है। यह एक स्वायत्तकारी संस्था है, आप ये ध्यान रखना, स्वायत्त परिषद है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो इसका जो स्थापना की गई थी वो सोसाइटी एक्ट है अपने इंडिया में, सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत की गई है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2010 से की गई थी। 2010 से ग्रामीण विकास से रिलेटेड जितने भी योजना है उनका क्रियान्वयन राजीविका के अंडर में किया जाता है। अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की थी। जैसा मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका डायरेक्ट अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसका काम क्या है? कार्य इसका है स्वयं सहायक समूह आधारित समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। मैंने कहा ग्रामीण आजीविका, ग्रामीण विकास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट योजना है उनका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? राजीविका के द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसमें एक शब्द हो आप नोटिस करना, स्वयं सहायक समूह। इससे रिलेटेड जो भी काम है, स्वयं सहायक समूह, सेल्फ जो समूह बनता है उसमें सेल्फ हेल्प समूह जो ग्रुप है उनसे रिलेटेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड जो कार्य है वो राजीविका के अंडर में अपने आते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये कुछ भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, कुछ राजस्थान सरकार की इंपॉर्टेंट योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। भारत सरकार की जो योजनाओं का क्रियान्वयन करती है उनमें अपने लिए 2 इंपॉर्टेंट है जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। अपने लिए वही योजना इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं, बाकी अपन को योजनाओं पर रिसर्च नहीं करनी। तो प्रीवियस ईयर में जो भारत सरकार से वित्त पोषित योजना है उनसे इन 2 योजनाओं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहली योजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2011 में स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में स्टार्ट हुआ था और ये राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में लागू है। ये 2 ही पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब स्टार्ट हुआ? 2011 में, और ये समस्त राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में क्रियान्वित है। दूसरी योजना कौन सी है? जो भारत सरकार के द्वारा पोषित योजना, जो राजस्थान में इसका क्रियान्वयन कौन करता है? राजीविका करती है। ध्यान रखना, इन वो योजना पढ़ रहे हैं अपन जिनका क्रियान्वयन राजीविका करती है, भारत सरकार द्वारा पोषित योजना है। दूसरी है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना, नेशनल रूरल इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है 2019 में इसका स्थापना की गई थी। और ये राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में लागू नहीं है। जैसे आजीविका मिशन है वो पूरे राजस्थान में लागू है, वैसे ही जो राष्ट्रीय आर्थिक ग्रामीण रूपांतरण परियोजना है वो 9 जिलों में राजस्थान के क्रियान्वित है। 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में ये संचालित हो रही है। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि जो
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना है वो 2019 में लागू की गई थी और राजस्थान के 9 जिलों के 36 ब्लॉक में इसका संचालन हो रहा है। भारत से सरकार से रिलेटेड वित्त पोषित परियोजना ये दो ही है। अच्छा, बाकी मैंने आपको बताया कि राजीविका से रिलेटेड जो मुख्य मुख्य उपलब्धियां है वो भी अपन इसमें देखते हैं। कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जो इस वित्तीय वर्ष में राजीविका ने उपलब्ध की है वो देखते हैं। स्वयं सहायता समूह, ये समूह है, गलती से टाइप हो गया, समूह की बिक्री को बढ़ाने के लिए 11 रिटेल सेंटर की खोले गए, स्थापना की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड जो बिक्री है, उनकी जो सेल है, उनको बढ़ाने के लिए कितनी राजीविका ने कितने रिटेल सेंटर खोले हैं राजस्थान में? 11। अपन को डायरेक्ट याद यही रखना है कि राजस्थान में जो स्वयं सहायता समूहों की बिक्री है, सेल है, उसको बढ़ाने के लिए राजीविका ने 11 रिटेल सेंटर की स्थापना की है। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये योजना है जो मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वयं ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ये किससे रिलेटेड है? महिलाओं से रिलेटेड। जो महिला बिजनेस करनी चाहती है उन महिलाओं को ऋण प्रोवाइड करा के स्वरोजगार में बढ़ोतरी करने के लिए इस योजना का स्थापना की गई थी। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वयं ने, इसके इनॉग्रेशन स्वयं मुख्यमंत्री गहलोत आए थे। इसकी स्थापना कहां पर की थी? जयपुर में की थी। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हाल ही में लेटेस्ट की गई 26 अगस्त 2022 को। 26 अगस्त 2022 को इसकी स्थापना की गई। इसका मतलब क्या है? पिछली आर्थिक समीक्षा में ये नहीं आया था, इस वाली आर्थिक समीक्षा में ही आया है, तो ये नया जुड़ा है। जो भी चीज आर्थिक समीक्षा में नई आती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। तो राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड है, इसकी स्थापना जयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा 26 अगस्त 2022 को की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार मेरी तरफ से कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा। इसका कार्य क्या है? महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण, यहाँ पे गलती है, ऋण प्रदान करना, मतलब लोन देना उनको। अच्छा, अभी इंडिया की अपने सबसे इंपॉर्टेंट योजना जो नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा योजना जिसको बोलते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे लगभग हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ढंग से देखना। एक एक पॉइंट अपन इसके बारे में कवर करेंगे। हर एग्जाम में इससे लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, पहले ये नरेगा के नाम से स्टार्ट की गई थी। इसका अधिनियम 2005 में आया था, मतलब पहले ये नरेगा के रूप में स्टार्ट हुई थी, 2005 में इसका अधिनियम आया था और प्रारंभ ये फरवरी 2006 में हुई थी। बाद में अक्टूबर 2019 के अंदर इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी नरेगा योजना कर दिया गया था। तो ये 2005 में तो इसका अधिनियम आया था मनरेगा का, फरवरी 2006 में ये प्रारंभ हुई थी। और साथ ही में इसका जो नाम है एमजी नरेगा कब किया गया? तो एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा इसका नाम किया गया, वो 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके हर पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है कि नरेगा का अधिनियम कौन सा है? 2005 इसका अधिनियम है। साथ ही में आपसे पूछेगा नरेगा प्रारंभ कब हुई थी? तो फरवरी 2006 में नरेगा प्रारंभ हुई थी। और इसका नरेगा का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी नरेगा कब कर दिया गया था? एमजी नरेगा कब कर दिया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके एमजी नरेगा कर दिया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं समावेशी विकास करना। रोजगार उपलब्ध कराना तो सबको पता है, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नरेगा के द्वारा किया जाता है। ये अभी लगभग सभी स्टूडेंटों को इसके बारे में जानकारी होगी। पर साथ ही में इसके जब आपको उद्देश्य पूछ ले जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम का समावेशी विकास करना। क्या? समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, चारों तरफ सभी चीजों का जो इंपॉर्टेंट बेसिक नीड चीजें उनका विकास करना। अच्छा, इसका कार्य क्या है? प्रत्येक परिवार को, अपन ने देखा ही कि 100 दिन का रोजगार नरेगा के द्वारा दिया जाता है, पर कैसे दिया जाता है कि प्रत्येक परिवार को, इसमें प्रत्येक परिवार को शामिल किया गया है, उसके एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का अकुशल कार्य देना। अच्छा, इसमें 3-4 पॉइंट निकल के आए अपने काम। पहली बात तो ये प्रत्येक परिवार के हिसाब से दिया जाता है, ऐसे नहीं है जॉब कार्ड जो बनता है, ऐसे नहीं कि आप एक परिवार में 4 मेंबर है, 4 अलग अलग मेंबर, ये जॉब कार्ड बनवा लो, ऐसा इसमें नहीं है। प्रत्येक परिवार के किसी भी एक परिवार का जॉब कार्ड बनेगा, जॉब कार्ड बनता है, उसका एक सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष कितना होता है? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, तो एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, रोजगार कैसे दिया जाएगा? आप तो कल की तारीख में बोल देंगे कि कोई भी एक परिवार के एक सदस्य को उठा के बोल देंगे कंप्यूटर पर बैठो,
तो कंप्यूटर एक स्किल कार्य होता है, कुशल कार्य होता है, उसको ए स्किल कार्य दिया जाएगा, मतलब जिसमें कोई कुशलता का, कोई स्पेशल एजुकेशन की नीड नहीं होती, ऐसा कार्य जो हर कोई कर सकता है, शारीरिक कार्य, शारीरिक श्रम का कार्य दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये जो इसका कार्य है, इसको आप थोड़ा सा टुकड़ों में पढ़ के देख लेना कि प्रत्येक परिवार के हिसाब से जॉब कार्ड बनेगा और एक वित्तीय वर्ष के अंदर रोजगार दिया जाएगा और 100 वर्ष का रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, इसमें आगे अपडेट होके जो राजस्थान है उसमें 100 दिन से बढ़ा के और ज्यादा दिन का रोजगार दे दिया गया है, वो बात अपन अभी देखते हैं। वो अलग है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने मिनिमम गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार दे दिया। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि महात्मा गांधी एमजी नरेगा योजना का योग्यता क्या है, क्या क्या योग्यता है, मतलब कौन जो निवासी है वो इसका लाभ ले सकते हैं। तो ग्राम पंचायत का, कोई भी ग्राम पंचायत का जो स्थानीय निवासी होता है वो जॉब कार्ड अपना बनवा सकता है। मतलब जैसे आप किसी ग्राम पंचायत में रहते हो, आपका वहां का आधार कार्ड है, तो आप वहां का जॉब कार्ड बनवा सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप कोई दूसरी ग्राम पंचायत में रहते हो और आपकी मर्जी है कि काम किसी दूसरी ग्राम पंचायत में जाके करोगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस ग्राम पंचायत के आप निवासी हो उसी ग्राम पंचायत में काम कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही में काम का दायरा कितना रहेगा, ग्राम पंचायत जो आपका ग्राम होएगा उससे लगभग 5 किलोमीटर की जो परिधि रहेगी उसी में आपको काम मिल जाएगा। यह एमजी नरेगा की खासियत है। और 15 दिन के अंदर आपको, जैसे ही आपका जॉब कार्ड बनेगा उसके 15 दिन के अंदर आपको रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। और 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर, जैसे आपका गांव है उस यहाँ पे लोकेटेड है, तो उसके 5 किलोमीटर की जो परिधि है उसके अंदर काम मिल जाएगा। अच्छा, काफी सालों से 2005 से एमजी नरेगा चल रही है, गांव के आसपास का सारा समावेशी विकास हो गया। अब काम गांव के आसपास उपलब्धि नहीं है, यहाँ उपलब्ध है, तो क्या एमजी नरेगा के मजदूरों को यहाँ पे काम कराने ले जाया जा सकता है? बिल्कुल ले जाया जा सकता है। अगर काम 5 किलोमीटर की परिधि के बाहर भी है तब भी मजदूरों को बाहर काम कराने के लिए एमजी नरेगा के तहत ले जाया जा सकता है, परंतु उस स्थिति में उनको 10% का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। जैसे 100 रुपए मिलते, 100 दिन का रोजगार है, जितना भी रोजगार मिलता है उसकी कीमत काम के हिसाब से डिसाइड होगी, फिक्स नहीं है, तो 10% एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाएगा अगर 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर लेके जा रहे हैं तो। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान में क्या किया गया है, जो मनरेगा योजना है उसके थ्रू 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया गया है, परंतु राजस्थान मिनिमम रोजगार गारंटी योजना के तहत अभी 2022-23-24 के बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि राजस्थान के हर नागरिक को 125 दिन का कम से कम रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान मिनिमम गारंटी योजना के तहत 125 दिन का कम से कम रोजगार दिया जाएगा। तो उसमें 100 दिन का रोजगार तो केंद्र सरकार दे रही थी, 25 दिन का रोजगार मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। साथ ही में जो सहरिया केरवा जनजाति है जो बारां में पाई जाती है, कथोड़ी जनजाति उदयपुर में पाई जाती है, और विशेष योग्य जन जिन परिवारों को विशेषकर जरूरत है उनको 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये 200 दिन का रोजगार कैसे ही है, वैसे ही है जैसे 100 दिन का रोजगार तो मनरेगा का था प्लस 25 दिन का एक्स्ट्रा दिया गया, ऐसे ही यहाँ पे 100 दिन का रोजगार तो मनरेगा का था और 100 दिन इन जनजातियों को राजस्थान सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, अपन नेक्स्ट बात करते हैं अमृत सरोवर मिशन के बारे में। ये मिशन प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। कब की गई इसकी घोषणा? इसकी घोषणा की गई 24 अप्रैल 2022 को इसकी घोषणा की गई है। अच्छा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग लिख के बताओ कि 24 अप्रैल को इसकी घोषणा क्यों की गई, 24 अप्रैल को ऐसे स्पेशल दिन क्या होता है? तो 24 अप्रैल को अपन सब जानते हैं पंचायती राज दिवस होता है। क्या होता है? पंचायती राज दिवस होता है, इसलिए इसकी घोषणा पंचायती राज दिवस के दिन की गई थी। मिशन अमृत सरोवर मिशन के, अमृत सरोवर मिशन में क्या है, अमृत सरोवर मिशन के अकॉर्डिंग प्रत्येक जिले में 75, कम से कम 75, अच्छा ये नहीं लिख रखा वहां पे कि 75 जलाशय खोले जाएंगे, कम से कम 75 खोले जाएंगे, ज्यादा कितनी भी सरकार खोलना चाहे उतना खोल सकती है। तो प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत जल सरोवर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही में राजस्थान ने इससे रिलेटेड कितना टारगेट रखा है, तो राजस्थान ने इससे रिलेटेड 2475 का टारगेट रखा है। मतलब राजस्थान में 2475 अमृत जल सरोवर खोले जाएंगे, अमृत सरोवर खोले जाएंगे राजस्थान गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि यह आर्थिक समीक्षा में जुड़ा सबसे नया टॉपिक है अब की बार का। इसकी घोषणा
24 अप्रैल 2022 को ही की गई थी, मतलब ये पिछली आर्थिक समीक्षा में नहीं था, आर्थिक समीक्षा में नया है। आपने देखा होगा आर्थिक समीक्षा में लगभग सारी पुरानी योजनाएं रिपीट होकर आती है। ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांस कौन सी योजनाओं के रहते हैं, जो योजना नई आई है। तो ये पिछली आर्थिक समीक्षा में नहीं थी, इसी साल की नई आर्थिक समीक्षा में जोड़ी गई है मिशन अमृत सरोवर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रत्येक जिले में 75 कम से कम, अच्छा यहाँ 15 लिख रखा है, इसको 75 कर लेना, कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा प्रत्येक जिले में। और राजस्थान ने इसका लक्ष्य इस साल का 2475 रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट योजना देखते हैं अपन, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को की गई थी। अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये ग्रामीण से रिलेटेड है। दो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना। तो ये ग्रामीण आवास योजना पढ़ रहे हैं अपन। कौन सी पढ़ रहे हैं, ग्रामीण आवास योजना। इसके तहत क्या प्रावधान है, हर योजना के तहत कोई प्रावधान किए जाते हैं, साथ ही में इसके तहत लाभार्थी कौन कौन होंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इस जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका लाभ कौन कौन ले सकते हैं। इसका लाभ SECC 2011 के आधार पर चयनित व्यक्ति ले सकता है। अच्छा, SECC क्या है, SECC है सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये एक जनगणना हुई थी, इसमें जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग होते हैं इनकी गणना की गई थी। इससे रिलेटेड, इसके आधार पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इनके व्यक्तियों का चयन किया जाएगा कि इस योजना का लाभ किस किस के थ्रू दिया जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, उसके लाभार्थी कौन होंगे, SECC जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके आधार पर इसका चयन किया जाएगा। साथ ही में इसकी सहायता राशि कितनी होगी प्रधानमंत्री आवास योजना की, 1,20,000 सहायता राशि होगी। ये तो भवन निर्माण की होगी। अगर कोई भवन निर्माण करवा रहा है, मकान का निर्माण करवा रहा है, तो उसकी जो सहायता राशि होगी वो 1,20,000 होगी। साथ ही में अगर भवन निर्माण के साथ में शौचालय का भी निर्माण करवा रहा है, जैसे स्वच्छ भारत अपने इंडिया में चल रहा है, आप सभी को पता है, तो अगर कोई शौचालय का भी निर्माण करवा रहा है तो उसको 12,000 अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये, 1,32,000। अगर कोई घर के साथ शौचालय का भी निर्माण करा रहे तो 1,32,000 का हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना है, नहीं, ये इसका 60-40 का रेशो है। इसमें 60% जो अनुदान है वो तो केंद्र सरकार देगी और 40% जो अनुदान है वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट देगी। साथ ही में इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी है, वो मनरेगा में भी काम करता है, तो उनका प्रावधान कैसे होगा। तो अगर कोई मनरेगा का लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती है तो उसको 90 दिन का मानदेय दिया जाएगा। मानदेय मतलब अगर वो अपने घर का निर्माण करने में खुद काम करता है तो वो इंक्लूड होएगा। कितने दिन तक, मैक्सिमम 90 दिन तक। ऐसे नहीं कि वो पूरे 100 दिन ही उसमें दिखा दे कि मैंने 100 दिन कार्य किया, 10 दिन तो उसको काम करने बाहर जाना पड़ेगा। साथ ही में 90 दिन का उसको मानदेय प्राप्त हो जाएगा कि 90 दिन तक वो अपने घर निर्माण में काम कर सकता है। तो इसके अपन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य रूप से क्या कौन कौन से पॉइंट देखे। पहला पॉइंट कौन सा था कि इसकी स्टार्ट कब हुई थी, 20 नवंबर 2016 को स्टार्ट हुई थी। इसके लाभार्थी कौन है, SEC 2011 वाले, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के आधार पे इसका चयन किया जाएगा। साथ ही उसमें राशि कितनी दी जाएगी, 1,20,000 राशि दी जाएगी। शौचालय का अगर निर्माण अलग से करवाते हैं तो 12,000 की राशि अलग से दी जाएगी। और केंद्र का और स्टेट का वित्त पोषण कितना रहेगा, इसमें 60-40 का रेशो रहेगा। जो एग्रीकल्चर के अपन ने उसमें देखा था कि ज्यादातर में रहता है, तो प्रधानमंत्री आवास में भी 60-40 का रेशो रहेगा। और अगर कोई मनरेगा का लाभार्थी जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है तो उसके 90 दिन, जो मनरेगा के 100 दिन होते हैं उनमें से 90 दिन इस योजना में काउंट किए जाएंगे। अच्छा, आगे अपन देखते हैं MP लेड MLA लेड। अच्छा, ये MP लेड MLA लेड क्या है, अपने जितने भी विधायक और सांसद राजस्थान के। अच्छा, कितने सांसद हैं राजस्थान में, सबसे पहले 25 तो लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। टोटल कितने सांसद हुए, 35 सांसद है राजस्थान में। कितने, 35 सांसद। और MLA कितने, 200 MLA। आपको पता है इन सभी को राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है। दोनों को 5-5 करोड़ रुपए मिलता है और इनको इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है। ये इन्वेस्ट करते हैं किसके, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। पब्लिक का इंटरेस्ट जो होता है, लोगों के हित में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इनको 5-5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो ये एक जो छोटी सी योजना है इसके बारे में जान लेते हैं अपन। जो MLA लेड है, लेड का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ बता दूं, लोकल एरिया डेवलपमेंट। क्या, लोकल एरिया
डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे यूज हुआ है आपके लिए। तो एमएलए जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए लेड योजना है, इसके थ्रू हर एमएलए को 5 करोड़ रुपए प्रत्येक वित्त वर्ष के हिसाब से दिया जाता है। हर वित्त वर्ष के हिसाब से इनको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो इनको पब्लिक वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट करने होते हैं। अच्छा, एमएलए लेड में क्या प्रावधान किया गया है इनके लिए? बस यही जो 2 पॉइंट है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो 5 करोड़ रुपए, इनमें से 20% जो खर्चा है, 5 करोड़ का 20% कितना हुआ? 1 करोड़ रुपए ये लोग किसमें? SC ST के ऊपर खर्च करेंगे। कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ तो ये लोग SC ST के लिए खर्च करेंगे, और शेष 20 मतलब और 20% सार्वजनिक निर्माण के लिए खर्च करेंगे। तो 5 करोड़ का वापस 1 करोड़ कितना हुआ? वो 20% 1 करोड़। तो 1 करोड़ तो ये लोग SC ST के लिए खर्च करते हैं, और 1 करोड़ ये लोग सार्वजनिक निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए खर्च करते हैं। ये एमएलए लेड से रिलेटेड था। ऐसा ही एमपी लेड परियोजना चल रही है सांसदों के लिए। सांसदों के लिए जो 35 सांसद है उनको भी 5 करोड़ रुपए मिलते हैं प्रत्येक वित्त वर्ष के, और वो भी पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के भले के लिए खर्च करते हैं। ऐसे सड़क का निर्माण करवाना अपने एरिया में और इन सबसे रिलेटेड। ये जो 4 क्षेत्र ये कार्यक्रम है, आप सभी अगर राजस्थान कंपटीशन से जुड़े हुए हैं या नए नए जुड़े हैं तो आपको ये जरूर पता होगा या पता रखना चाहिए कि 4 क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान में चल रहे हैं, और बहुत ज्यादा रिपीटेबली किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था और ये कहां से संबंधित है। तो इन चारों को अपन एक साथ देख लेते हैं। पहला जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है वो है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अच्छा, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? मैं आपको बता दूं, मेवात क्षेत्र और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोनों 1986-87 में स्टार्ट हुए थे। ये दोनों को एक साथ याद किया गया था, तो इनको ऐसे आप रिलेट करके याद कर लेना। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में स्टार्ट हुआ था। अब मेवात क्षेत्र से मतलब क्या है? जब आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हो उसमें आप देखते हो कि मेव जनजाति जहां पाई जाती थी उस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र बोलते थे। अच्छा, राजस्थान में मेव जनजाति कहां पाई जाती है? मेव जनजाति राजस्थान में अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहां पे कार्यरत होगा? अलवर भरतपुर में कार्यरत होगा। कब स्टार्ट हुआ था? 1986-87 में स्टार्ट हुआ था। 2 ही पॉइंट याद रखना है, इसी से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन आया आज तक किसी भी एग्जाम में। RS लेवल एग्जाम में भी इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। दूसरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कौन सा है? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि जो राजस्थान की सीमा लगती है, बाउंड्री लगती है, कौन सी? अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री। राज्य से जो बाउंड्री लगती है वो नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री जिन जिन जिलों की लगती है उनमें सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये भी 1986-87 से चलाया जा रहा है। अच्छा, कमेंट करके जल्दी बताओ, राजस्थान के कितने जिले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है? राजस्थान की बाउंड्री सिर्फ पाकिस्तान से ही लगती है, तो पाकिस्तान से लगती है। 4 ऐसे जिले हैं जिनसे राजस्थान की बाउंड्री लगती है, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर। तो इन चारों जिलों में राजस्थान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है 1986-87 से। आपको इंपोर्टेंट लगाने हैं ये सारे विकास कार्यक्रम। तीसरा विकास कार्यक्रम कौन सा है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 4 क्षेत्रों को विकास कार्यक्रम राजस्थान में चलाए जा रहे हैं। पहला अपन ने देखा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दूसरा अपन ने देखा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और अब तीसरा अपन देख रहे हैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अच्छा, डांग, बिहड़, ये किसको कहा जाता है? जब राजस्थान ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे थे तो डांग एरिया, बिहड़ एरिया कहां से रिलेटेड था? चंबल नदी में जो उत्खात भूमि पे पाई जाती है उसको अपन बिहड़ क्षेत्र बोलते हैं, डांग क्षेत्र बोलते हैं। तो चंबल नदी के जो आसपास के 8 जिले हैं जिनसे चंबल नदी होकर निकलती है, वो जिले जो है वो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आपके शामिल होते हैं, क्योंकि वहां बिहड़ पाए जाते हैं, डांग पाए जाते हैं। वहां के लोग ऐसे बोलते हैं कि जो मुख्य धारा है उससे बाहर है, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनका विकास करने के लिए डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? 2005-06 से चलाया जा रहा है। किन जिलों में चलाया जा रहा है? चंबल नदी से जुड़े हुए 8 जिले जहां पे बिहड़ पाए जाते हैं उसकी 26 पंचायत समितियों में चलाया जा रहा है। ये इंपोर्टेंट लगा लेना आप। अच्छा, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में साथ में आपके भी लिख रखा है कि 26 पंचायत समितियों में चलाया जा रहा है। अब जो चौथा और लास्ट अपना एक विकास कार्य, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम बचता है, वो बचता है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की तरह 2005-06 में चालू किया गया था। 2005-06 में चालू किया गया था मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अच्छा, यहाँ गई गलत लिख रखा है, ये थोड़ा आप सही कर लेना। ये 5 जिलों के 16 खंडों में संचालित है।
कितने जिलों में संचालित है? 5 जिलों में। अच्छा, मगरा क्षेत्र कौन से होते हैं? अपन ने सबसे पहले देखा मेवात, अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर के 14 खंडों में चल रहा है। साथ ही में सीमा क्षेत्र, सीमा क्षेत्र में कौन से? 4 जिले, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर के 16 उपखंडों में चल रहा है। डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र में चंबल नदी से रिलेटेड 8 जिले आते हैं। 8 जिलों के 26 ग्राम पंचायतों में चल रहा है। अच्छा, ये 8 जिलों के नाम भी याद रखें, अगर आप याद कर सको तो। चंबल नदी से रिलेटेड सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर और कोटा। देखो इसमें आप ज्यादातर देखोगे तो जो राजस्थान का मैप होता है आपका, इतनी जल्दी इस तरीके का लगभग अपने राजस्थान का मैप है, उसमें हाडोती क्षेत्र, इस एरिया से पूरे चंबल नदी निकलती, तो इस एरिया से रिलेटेड 8 जिलों के मोटा मोटी आपके डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है। जो चौथा वो लास्ट है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र जो है अपने मध्यवर्ती राजस्थान का जो इलाका है उसको बोला जाता है, जिसमें आपके अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद, कौन कौन से 5 जिलों में चल रहा है ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम? 5 जिलों के 16 उपखंडों में 5 जिले कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद। इनको नोट करके रख लेना, ये चारों के चारों क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बायोफ्यूल प्राधिकरण। बायोफ्यूल प्राधिकरण, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन एग्जाम में आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। राजस्थान ऐसा पहला राज्य था जो बायोफ्यूल नीति लेके आया। कब लेके आया बायोफ्यूल नीति? राजस्थान 2007 में बायोफ्यूल नीति लेके आया था, और राजस्थान ऐसा करने वाला, बायोफ्यूल नीति लेके आने वाला पहला राज्य बना था। भारत का पहला राज्य था राजस्थान था जो बायोफ्यूल नीति लेके आया था। अच्छा, बायोफ्यूल जो होता है, बायोडीजल जो होता है, वो रतनजोत के पौधे और करंज के पौधे का से बनाया जाता है, तो इसीलिए राजस्थान में रतनजोत के पौधे और करंज के पौधे का जो वृक्षारोपण है, पौधारोपण है, वो बढ़ाया गया। अच्छा, रतनजोत का पौधा राजस्थान में मुख्य रूप से 12 जिलों में पाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूं। जो राजस्थान के आपके 12 जिले हैं, दक्षिणतम जो 12 जिले हैं, 12 जिले हैं, इनमें तो आपके रतनजोत का पौधा पाया जाता है। तो अभी रतनजोत का जो पौधारोपण है वो इन 12 जिलों में बढ़ाया है। साथ ही जो पूर्वी हिस्सा है उसमें आपके करंज का पौधा पाया जाता है, तो करंज के लगभग 4 जिलों में करंज की पौधारोपण अपन ने बढ़ाया है इस योजना के थ्रू। इससे क्या है, बायोडीजल में अपनी मात्रा बढ़ेंगे। अभी इस आर्थिक समीक्षा के अंदर आपके बायोडीजल B100 के बारे में बात की गई है। बायोडीजल B100 क्या है? अच्छा, आपको अभी ध्यान होगा राजस्थान की नई जैव ईंधन नीति, राजस्थान की जैव ईंधन नीति कब आई थी? राजस्थान की जैव ईंधन नीति 2019 में आई थी। तो 2019 में जो ये जैव ईंधन नीति आई थी, इसके अंदर बोला गया है कि जो बायोडीजल है इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, B5, B10, B12, ऐसे B100। तो ये जो 5, 10, 100, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये परसेंटेज को बताता है, कंसंट्रेशन को बताता है। यहाँ पे जो V100 होता है इसमें 100% बायोडीजल होता है, तो ये मतलब प्योर डीजल है। क्या है? प्योर डीजल है। और राजस्थान के सभी रोडवेज, बस और जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें अभी ये यूज में लिया जाएगा। ये जैव ईंधन नीति 2019 में बोला गया है, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्थिक सर्वे में कम से कम 10-12 पॉइंटों में B100 के बारे में बात की गई है, तो आप याद रखना B100 किससे रिलेटेड है? बायोडीजल से रिलेटेड है। प्योर बायोडीजल का पार्ट ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट, राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये फैक्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। 22 दिसंबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। आपको ये याद रखना है क्योंकि कभी कभी ये बंजर भूमि और चारागाह बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जिन में बंजर भूमि से रिलेटेड टॉपिक होता है उसमें। अच्छा, अपन है ना ये पंचायती राज पढ़ने से पहले एक बार जितना पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 2 मिनट में अभी रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले अपन ने राजीविका के बारे में पढ़ा था। ये स्वायत्तकारी संस्था है और साथ ही में ये इसका सोसाइटी एक्ट 1958 के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी। अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ ही अपन ने क्या देखा था, ये स्वयं सहायता समूह को मतलब ग्राम में जितने भी विकास रिलेटेड कार्य होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वो सब राजीविका के अंडर में अपने आते हैं।
दूसरी बात अपन ने देखी थी, राजीविका का मुख्य कार्य भारत सरकार की जो भी योजनाएं अपने चल रही है उनका क्रियान्वयन करना। इनमें से अपन ने दो योजनाओं के बारे में बात की थी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में जो चालू हुआ, संपूर्ण राजस्थान में चल रहा है। दूसरी बात की थी अपन राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना के बारे में, जो 2019 में लागू हुई और राजस्थान के 9 जिलों में और उसके 36 ब्लॉकों में चल रही है। तीसरी बात अपन ने राजीविका की इस साल की उपलब्धियों के बारे में बात की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या है, स्वयं सहायता समूह की बिक्री बढ़ाने के लिए आपके 11 रिटेल सेंटर खोले गए हैं राजीविका द्वारा। और दूसरी जो मैंने योजना आपको बताई थी, जो महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिए खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने इसका इनॉग्रेशन करके 26 अगस्त 2022 को स्टार्ट की थी, उस योजना का नाम है राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, जो जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। अच्छा, फिर अपन ने मनरेगा के बारे में पढ़ा था। मनरेगा 2005 में इसका अधिनियम आया था, फरवरी 2006 में चालू हुई थी। इसका महात्मा गांधी एमजी नरेगा नाम 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था। ये 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करती है। आपको सभी पता है, प्रत्येक परिवार के हिसाब से जॉब कार्ड बनते हैं, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करती है। अच्छा, मनरेगा की योग्यताओं में अपन ने क्या देखा था कि ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। ग्राम पंचायत का अगर वो निवासी है तो 15 दिन के अंदर उसको जॉब कार्ड बनने के जॉब की गारंटी दी जाएगी। गांव के 5 किलोमीटर की परिधि के आसपास ही उसको रोजगार मिल जाएगा। अगर वो 5 किलोमीटर से बाहर जाता है तो 10% का उसको अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। मैंने बताया था मनरेगा में 100 दिन का रोजगार है, परंतु महात्मा गांधी जो राजस्थान गवर्नमेंट है, इन्होंने मिनिमम गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार राजस्थान में कंपलसरी कर दिया। तो 25 दिन का रोजगार तो राजस्थान सरकार मनरेगा वालों को यहाँ एक्स्ट्रा देगी। साथ ही में 3 जनजातियां, सहरिया, खेरुआ और कथोड़ी जनजाति और उसके अलावा विशेष योग्य जन को 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार, मतलब टोटल 200 दिन का रोजगार मिलेगा। उसके बाद अपन ने देखा था मिशन अमृत सरोवर। मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक समीक्षा में पहली बार ये आया है। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जलाशय खोले जाएंगे। राजस्थान में टारगेट 2475 का है। अच्छा, फिर अपन ने उसके बाद में राजस्थान प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण योजना के बारे में पढ़ा था। 20 नवंबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। SECC सोशल इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस जो होता है 2011 वाले, उसके आधार पर इसके लाभार्थियों को डिसाइड किया जाएगा। 1,20,000 रुपए तो आवास के लिए और 12,000 शौचालय के बनाने के लिए उसमें लोगों को दिए जाएंगे। केंद्र और स्टेट का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 60-40 का रेशियो रहेगा। साथ ही अगर कोई मनरेगा का लाभार्थी है जो मनरेगा में भी काम कर रहा है और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गई, उसके 90 दिन जो मनरेगा के वो इस योजना में काउंट किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, वो याद रखना। एमपी लेड और MLA लेड के बारे में पढ़ा था, 5-5 करोड़ दोनों को मिलते हैं। इसके बारे में अपन ने देख लिया था। आगे अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चल रहे हैं राजस्थान में, इनके बारे में देखा था। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड जो डेट है इनकी स्थापना की वो भी पूछ ली जाती है और ये कहाँ चल रहा है वो भी पूछ लिया जाता है। मेवात क्षेत्र कहाँ चल रहा है, जैसे नाम से स्थित है, मेव जाति जहाँ पाई जाती है, अलवर भरतपुर, वहां पे चल रहा है। उसके 14 खंडों में चल रहा है, 86-87 में स्टार्ट हुआ था। दूसरा अपना क्षेत्र विकास कार्यक्रम था सीमा विकास क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। अंतरराष्ट्रीय सीमा के जो 4 जिले हैं कौन कौन से, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, इन सभी में ये चल रहा है। ये भी 86-87 में स्टार्ट हुआ था। फिर अपन ने देखा है तीसरे नंबर पर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये 8 जिलों के 26 पंचायतों में चल रहा है। 2005-06 में स्टार्ट हुआ था। 8 जिले कौन से, चंबल नदी के बीड़ क्षेत्र वाले 8 जिले अपन ने डिस्कस किया था। अच्छा, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी 2005-06 में स्टार्ट हुआ था। मगरा क्षेत्र कौन सा, राजस्थान के 20 वाले हिस्से वाला अपन ने देखा। कितने जिलों में चल रहा है, 5 जिलों में चल रहा है, अपन को ये याद रखना है, ठीक है। फिर अपन ने बायोफ्यूल प्राधिकरण के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने 2007 में बायोफ्यूल नीति की घोषणा की थी। साथ ही में अपन ने क्या देखा था, बायोफ्यूल जिन 2 पौधों से बनाया जाता है, रतनजोत और करंज के पौधा, इनका पौधारोपण राजस्थान में बढ़ाया जा रहा है। करंज का पौधा मुख्य रूप से राजस्थान में 12 जिलों में पाया जाता है, ऐसा आर्थिक सर्वे में लिख रखा है। और रतनजोत का 12 जिलों में पाया जाता है और करंज का 8 जिलों में पाया जाता है। यहाँ 4 में नहीं 8 में पाया जाता है, ये आप करेक्ट कर लेना। साथ ही में मैंने बताया था B100 के बारे में। B100 क्या है, बायोडीजल का एक है जिसमें प्योर जो बायोडीजल है, मतलब 100% कंसेंट्रेशन बायोडीजल का जो रहता है वो B100 है। ये जैव ईंधन नीति 2019 जो राजस्थान सरकार ने लागू की थी, इसके थ्रू राजस्थान के सभी जो सरकारी उपक्रम है उनमें इसका यूज किया जाएगा अभी। इसके बाद अपन आ गए थे अभी पंचायती राज पे। पंचायती राज की स्थापना आपको पता है नागौर से, राजस्थान के नागौर से स्टार्ट की गई थी। उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
जो नागौर जिला है यहीं से ही 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना की गई थी। इसका अधिनियम बाद में आया था 1992 में, 92 में, तो वो उससे अपन को मतलब ये पॉलिटिकल साइंस का है क्वेश्चन, पर अपन को मैंने ये देखना है कि पंचायती राज की स्थापना राजस्थान से की गई थी। अच्छा, आपने ये इकोनॉमिक सर्वे से इसमें क्या, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। जो वित्त आयोग होता है, आपको ध्यान होगा वित्त आयोग का क्या काम होता है, फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है कि किस किस को कितना कितना फंड दिया जाए। अच्छा, केंद्र और राज्य को कितना फंड दिया जाए ये भी फाइनेंस कमीशन बताएगा। फिर राज्य में भी जो अलग अलग बॉडी रहती है, जिले हो गए, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनको कितना कितना फंड दिया जाए ये बताते हैं। इनका हर 5 साल में नए वित्त आयोग बनते रहते हैं, वैसे वैसे अपने फंडे चेंज करते रहते हैं। अभी अपन लेटेस्ट राजस्थान में जो 6th राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट अभी आई है, उसके बारे में देखेंगे। उसके अनुसार जो फंड का वित्त का वितरण है राजस्थान में वो कैसे किया जाएगा। अच्छा, पहले सबसे पहले देख लेते हैं 6ठा राज्य वित्त आयोग राजस्थान में 2021-22 से लेके 2024-25 तक रहेगा। इसका अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। ठीक है, इस मतलब जो 6ठा राज्य वित्त आयोग है, इसकी जो रिकमेंडेशन है ये अपन 2021-22 से लेकर 2024-25 तक मानेंगे। प्रद्युमन सिंह इसके अध्यक्ष थे, आप याद कर लेना, फैक्ट वैसे कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। अगर राज्य वित्त आयोग ने क्या कहा है, राज्य वित्त आयोग ने कहा है कि राज्य की, राजस्थान की जितनी टोटल आय, जो राष्ट्रीय आय, राज्य की आय होती है टोटल, जीएसडीपी होता है, उसका 6.75% हिस्सा अपन पंचायती राज पे खर्च करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना कि पंचायती राज पे राजस्थान में कितना पैसा खर्च किया जाएगा? 6.75% पैसा खर्च किया जाएगा राजस्थान की आय का। राजस्थान की जितनी आय है उसका 6.75% पैसा खर्च किया जाएगा। अच्छा, इन 6.75 पैसों में से आपको पता है पंचायती राज में 2 चीज अपन शामिल करते हैं, नगर निकाय और ग्रामीण निकाय। तो ग्रामीण निकाय और नगर निकाय का जो वितरण है वो कैसे किया गया है? तो जो पंचायती राज है, ग्रामीण निकाय, जितनी पॉपुलेशन है राजस्थान में, ग्रामीण पॉपुलेशन कितनी है? 75.10, और शहरी पॉपुलेशन कितनी है? 24.90। तो जितनी राजस्थान में ग्रामीण और शहर की पॉपुलेशन है उतना ही उनका जो वितरण है, पैसे का वितरण है वो किया गया है। तो ग्रामीणों को 75.10% किसका? राजस्थान की जीडीपी के 6.75% का 75.10% तो ग्राम में दिया जाएगा, और 6.75% जितना हिस्सा निकल के आता है जीडीपी का, उसका 24.90% किसको दिया जाएगा? शहरी निकायों को दिया जाएगा। अच्छा, फिर आपको याद होगा पंचायती राज व्यवस्था में राजस्थान में जो ग्रामीण निकाय हैं, पंचायती राज है, वो 3 स्तरीय हैं। 3 स्तरीय कैसे? सबसे पहले टॉप लेवल पे जिला परिषद, फिर आपकी है ग्राम पंचायत समिति, और फिर पंचायत समिति के नीचे नीचे आती है ग्राम पंचायत। तो इनमें फंड का वितरण कैसे होगा? तो जिला परिषद को तो 5% फंड दिया जाएगा। जिला परिषद को कितना फंड दिया जाएगा? 5% फंड दिया जाएगा आपके। वहीं आपके 20% फंड ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, पंचायत समिति को दिया जाएगा। पंचायत समिति लेवल पे कितना दिया जाएगा आपका? 20% फंड, और 75% फंड आपके ग्राम पंचायत लेवल पे दिया जाएगा, ग्राम पंचायत लेवल पे दिया जाएगा। अच्छा, इसका टुकड़ा कैसा था? राजस्थान की पूरी जीएसडीपी का 6.75 तो अपन इन दोनों निकायों को देंगे। 6.75 में से 75.10 तो ग्रामीण निकायों को और 24.90 शहरी निकायों को, ये 2 टुकड़े हो गए। अब जो ग्रामीण निकायों को 75.10 मिले हैं, उसका टुकड़ा कैसे करेंगे उस पैसे का? तो 3 स्तरीय व्यवस्था है उसमें, तो 5% तो जिला परिषद को, 20% तो पंचायत समिति को, और 75% ग्राम पंचायत को। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी पिछली बार अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में आया है। 75 और 10 का तो आरएस में क्वेश्चन आया, अभी अपन सोल्व कराएंगे ना, जैसे पहले के सोल्व कराए थे वैसे आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था ये कितना वितरण है, और ये क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट आप मोस्ट स्टार लगा लेना इन सब पे। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत राजस्थान 31 मार्च 2018 को ही खुले में शौच से मुक्त हो गया था। आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन चला था, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया, और राजस्थान 31 मार्च 2018 को स्वच्छ भारत मिशन में खुले में शौच को मतलब मुक्त हो चुका था इससे। तो ये डेट आपको याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो अब क्या है, छोटी छोटी जो पंचायती राज चैप्टर में घोषणा है वो आपको याद जरूर रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाती है। सामुदायिक स्वच्छता केंद्र,
तो सामुदायिक स्वच्छता केंद्र की स्थापना की जा रही है राजस्थान में ग्राम पंचायत लेवल पर। कहां पर की जा रही है? हर ग्राम पंचायत लेवल पे एक सामुदायिक स्वच्छता केंद्र खुलेगा, जिसके लिए 3 लाख रुपए की लागत सरकार ने दी है। और ये किसके लिए खोला जाएगा? विशेष योग्यजन के लिए खोला जाएगा। तो सामुदायिक स्वच्छता केंद्र से रिलेटेड आपको 3 चीज याद रखनी। कहां खोला जाएगा? ग्राम पंचायत लेवल पे खोला जाएगा। कितना पैसा मिलेगा? 3 लाख रुपए मिलेंगे। और किन के लिए खोला जाएगा? विशेष योग्यजन के लिए खोला जाएगा। तो सामुदायिक स्वच्छता केंद्र से रिलेटेड 3 बातें आप याद रखना। फिर हर एग्जाम में इससे कोई ना कोई आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पंचायती जो पंचायत पुरस्कार है अलग अलग लेवल के, जिला लेवल के, फिर पंचायत समिति लेवल के, ये किसको मिले। और ये जो पुरस्कार है आपको आपके आर्थिक समीक्षा में साफ साफ लिखा रहता है। जो जिला लेवल का पंचायत पुरस्कार है वो इस साल झुंझुनू को मिला है। किसको मिला है? झुंझुनू को। इनामी राशि कितनी रहती है? 50 लाख। अच्छा, आपको ये याद करना है, झुंझुनू जिला है उसको पंचायत में बहुत अच्छा काम करने के लिए आपके पंचायत पुरस्कार मिला है। साथ अच्छा, ये पुरस्कार है ये एक तो जिले लेवल पे दिया जाता है, 2 पंचायत समिति लेवल पे दिए जाते हैं, मतलब 2 पंचायत समिति को चुना जाता है जिनको पुरस्कार दिया जाता है, और 5 ग्राम पंचायत को चुना जाता है। अपन ने यहाँ पे ग्राम पंचायत का इसलिए नहीं आया कि 5 नाम याद करना आपको बहुत मुश्किल भी है, और उससे रिलेटेड अभी तक कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया भी नहीं है। झुंझुनू से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आया है, इससे पहले नागौर था, नागौर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। पंचायत समिति से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो कौन कौन सी 2 पंचायत समिति को पुरस्कार दिए गए हैं? सलुम्बर, ये सतुम्बर नहीं है, सलुम्बर है, याद करना। सलुम्बर उदयपुर, सलुम्बर के सरदार याद होगा ना, आप स्ट्रीम पढ़ते होंगे, सलुम्बर का ठिकाना। तो सलुम्बर उदयपुर को मिला है पंचायत समिति को, और चिड़ावा झुंझुनू को मिला है। ठीक है, तो पंचायत पुरस्कार में जिला लेवल पे झुंझुनू और पंचायत समिति लेवल पे सलुम्बर उदयपुर और चिड़ावा झुंझुनू। साथ ही में 2 पुरस्कार और दिए जाते हैं पंचायत पुरस्कार से रिलेटेड। वो एक बाल हितैषी ग्राम पंचायत कौन सी है, मतलब बाल हितैषी मतलब बालकों की हितैष में जो जिस ग्राम पंचायत ने काम किया वो कौन सी है? तो वो डिलोई है। डिलोई किस में आती है? गांव का नाम डिलोई है, ग्राम पंचायत का नाम झुंझुनू के अंदर है, मंडावा तहसील के अंदर पड़ता है ये। और पंचायत विकास योजना पुरस्कार इस बार किसको मिला है? तो गंगचाना बारा को मिला है। अच्छा, ये पुरस्कारों को आप डायरेक्ट याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके लिए। स्वामित्व योजना चल रही है। स्वामित्व योजना किस चीज से रिलेटेड है? जो अपने गांव का जो नक्शा है, मानचित्र है, वो अभी तक हाथों से ही लगभग तैयार था, कच्चा नक्शा तैयार था। तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत ये 3 डिपार्टमेंटों के द्वारा चलाई जा रही है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत आपके पूरे गांव का जो नक्शा है वो बड़े बड़े ड्रोनों से आपके गांव का मानचित्र बनाया जाएगा। और फिर जो मतलब इसमें क्या है कि जो पटवारी वगैरह हेरा फेरी कर देते ना अपने गाँव में इधर उधर, वो बंद हो जाएगी। तो बड़े बड़े ड्रोनों के सहायता से डिजिटल मानचित्र बनाया जाएगा हर प्रत्येक गांव का। वो योजना स्वामित्व योजना है। कब लागू की गई थी स्वामित्व योजना? 24 अप्रैल 2020 को लागू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना लागू की गई थी। अभी राजस्थान में इससे रिलेटेड काम चल रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अच्छा, स्वामित्व योजना का जो क्रियान्वयन है वो कौन कौन से 3 डिपार्टमेंट कर रहे हैं? भाई, गाँव से रिलेटेड पंचायती राज विभाग तो करेगा ही करेगा, साथ ही में मैंने बोला मानचित्र बना रहे हैं ड्रोन के द्वारा, तो मानचित्र जैसा काम भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण विभाग है भारत का, वो भी इसमें शामिल है, और साथ में राजस्व विभाग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगा लेना कि स्वामित्व योजना के अंदर कौन कौन से 3 विभाग शामिल है? पंचायती राज, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग। कब चालू की गई है? 24 अप्रैल 2020 को चालू की गई। इसके थ्रू डिजिटल ड्रोन से गाँव का नक्शा बनाया जा रहा है। अब अगला अपने पास जो योजना आती है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना। ये कब से कब तक चली थी? 2018-19 से लेकर 2023 तक चली थी। अच्छा, इसका जो पहला चरण है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का, ये 2018-19 से लेकर 23 तक खत्म हो गया। फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया बाद में 2020 में, और इसका नाम रख दिया गया पुनरुद्धार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। कब से रखा गया है ये? यहाँ 20 से तक नहीं है, 2020 से। 2020 से इसका नाम चेंज करके रख दिया गया पुनरुद्धार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। 60-40 का इसमें केंद्र और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनका रेशियो है। राजस्थान में ग्राम पंचायत लेवल पर अंबेडकर भवन बनाए जा रहे हैं, और ये 2019-20 से योजना चल रही है। आपने देखा होगा आपकी जो ग्राम पंचायत है उसके साइड में एक कमरे का हॉल बनाया जा रहा है, वो अंबेडकर भवन उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो ये अंबेडकर भवन के लिए सरकार ने 50 लाख का फंड दिया है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ डाला है कि इससे रिलेटेड अभी अंबेडकर भवन से रिलेटेड क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया था।
आप सभी ने देखा होगा 2 अभियान राजस्थान में चल रहे हैं, प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान। तो प्रशासन गांवों के संग अभियान कब चालू किया गया था? 2021 में चालू किया गया था। दोनों अभियान तभी से चालू किए गए थे, 2 अक्टूबर से चालू किए गए थे। आप ये याद रखना, 2 अक्टूबर से चालू किए गए थे। राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2015 से चल रही है। यह राजस्थान के 33 जिलों, मतलब संपूर्ण राजस्थान में चल रही है। 33 जिलों की 295 ग्राम पंचायत समिति के लगभग 3931 गांवों में चल रही है। अच्छा, आपको गांवों को इतना याद नहीं रखना, आपको याद रखना है राजीव गांधी जल संचय योजना 2015 से राजस्थान के 33 जिलों के 295 पंचायत समिति से याद करनी है। ये लगभग आपके जो 3rd चैप्टर था पंचायती राज और ग्रामीण विकास से रिलेटेड आर्थिक समीक्षा में, उसके लगभग सारा हमने उसको कवर कर लिया है। इसमें हर टॉपिक को, ये छोटे से छोटे जो भी टॉपिक है आपके इसमें कवर हो गए। इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने स्टार्टिंग में योजनाएं कराई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सभी को हमारी ये आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहे हैं, हम एक एक चैप्टर वाइज आपको एक एक वीडियो में सॉल्यूशन करा रहे हैं, पसंद आई हो तो राय पब्लिकेशन के जो यूट्यूब चैनल है इसको प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद आपका।